देखिए, हम दुष्प्रेरण पढ़ रहे थे। दुष्प्रेरण पढ़ने से पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा-सा आप उनको 115 से पढ़ना था। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें और देख लीजिए, वो मैं बताना भूल गया था, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है। पहला तो एक चीज़ याद रखें, दुष्प्रेरण कब अपराध है? दुष्प्रेरण कब अपराध है? दुष्प्रेरण कब अपराध है? जब जिस कार्य का आपने दुष्प्रेरण किया, वो भी अपराध हो। दुष्प्रेरण अपराध है, कब अपराध होता है? जब दुष्प्रेरित कृत्य लिख लीजिए या कार्य लिख लीजिए, भी अपराध हो। ये तो सिंपल सा नियम है, ठीक है। दुष्प्रेरण तभी दुष्प्रेरण होगा, किसी अपराध का होना चाहिए ना। आप देखते हैं उसमें यही शब्द लिखा रहता है, अपराध, किसी अपराध। अब ऐसा नॉर्मल वे में अपन कोई चीज है जो अपराध नहीं है उसका दुष्प्रेरण का, तो वो थोड़ी ना अपराध होगा। आपने किसी को मान लीजिए कुछ पार्टी देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, भैया उसको दुष्प्रेरित करो, वो पार्टी देगा, तो क्या ये अपराध है दुष्प्रेरण? नहीं ना। तो दुष्प्रेरित कृत्य जब अपराध होता है तभी जो है दुष्प्रेरण अपराध होता है, ठीक है। जिस कार्य का आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं वो अपराध होना चाहिए, ठीक। एक एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो कृत्य का किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया या किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया, उसका किया जाना आवश्यक नहीं। कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं, कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि आपने जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, जरूरी नहीं कि वो आपके दुष्प्रेरण के अनुसार में कार्य करे। आपने कहा वही उसकी हत्या कर, दूसरे नहीं की, तो भी आप दोषी हैं, ठीक। तीसरा जो सब इन दोनों में दिक्कत देता है, ये तीसरा, ये कंफ्यूजन करता है। क्या तीसरा है? एक मिनट। हाँ, कि यदि आपने ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है, ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है, जो यदि उस कार्य को करे, यदि उस कार्य को करे, तो अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो यह अपराध नहीं होगा। तो उस कार्य का दुष्प्रेरण, उस कार्य को जो आपने दुष्प्रेरित किया है वो भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है जो यदि उस कार्य को करे तो अपराध नहीं होगा। इसको मैं अभी एक समझाऊंगा। उस कार्य को अपराध नहीं होगा, तो भी दुष्प्रेरण का कार्य, तो भी दुष्प्रेरण का अपराध घटित होगा। एक मिनट, ठीक है। तो भी दुष्प्रेरण का अपराध गठित होगा। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब, ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब है अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति कैसा अयोग्य व्यक्ति? अपराध करने के लिए अक्षम व्यक्ति। मान लो आपने किसी को, उदाहरण था ना, एक 6 वर्ष के कम बालक को कर दिया, किसी पागल को कर दिया, है ना, जो अपराध के दायित्वाधीन नहीं होते। ठीक है, आपने तो अपराध का दुष्प्रेरण नहीं किया, आपने तो एक पागल से कहा कि उसकी हत्या कर दो। अब वो पागल अगर वो हत्या कर देता है तो स्वाभाविक सी बात है, पागल के लिए तो कोई अपराध है नहीं। ये तो आप जानते हैं कि पागल कर रहा है तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर पागल की जगह और अगर वही कार्य किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति ने किया होता, आप इसको थोड़ा उधर रख के देखिए कि अगर स्वस्थ व्यक्ति ने, अगर उस जो सक्षम मानसिकता वाला जो व्यक्ति है ना, सक्षम है जो अपराध करने में, अगर उसने किया होता तो क्या अपराध नहीं होता? तो बिल्कुल अपराध होता। तो ऐसा अगर दुष्प्रेरण आपने किया तो भी वो दुष्प्रेरण ही माना जाएगा, भले ही उस कार्य को करने वाला व्यक्ति अक्षम हो, या उस कार्य को जब वो करता है तो वो अपराध का दायी ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वो व्यक्ति जिसको हमने दुष्प्रेरण किया था वो तो बोले दायी है ही नहीं अपराध के लिए, इसलिए हमारा भी दुष्प्रेरण, ये बात अलग है और ये बात अलग है, दोनों अलग है, ठीक है। दुष्प्रेरित कृत कब अपराध होता है? जब जो है किसी ऐसे कार्य का आपने दुष्प्रेरण किया हो जो अपराध है, ठीक है। और दूसरा
कि अगर आपने किसी अक्षम व्यक्ति का भी दुष्प्रेरण किया है, भले ही वो उस कार्य को करने के बाद किसी अपराध का दोषी ना हो, तो भी आप अपराध के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। उदाहरण भी दे रखे हैं अपने इस एक्ट में कि एक व्यक्ति 6 वर्ष के बालक को जो है किसी की हत्या करने के लिए उकसाता है, वो खाना वाना देता है, तो भी वो व्यक्ति जिसने, चूंकि बालक तो आप जानते हैं 6 वर्ष से, वो तो भाई अपराध का दोषी है नहीं, लेकिन आप जरूर अपराध के दोषी होंगे, क्योंकि अगर उस बालक की जगह कोई सक्षम व्यक्ति होता, है ना, सक्षम समझ वाला व्यक्ति होता, तो दुष्परिणाम होता। तो इन दोनों चीजों में अंतर है, इसलिए याद रखना। ये 3 फैक्ट है, ये 3 फैक्ट आप याद रखना अलग से, तो आपका दुष्परिणाम कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आगे 115 और 116, ये दोनों एक साथ ही देखना है आपको। 115 कहता है भाई कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्परिणाम, और 116 कहता है आपका कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्परिणाम। इसमें 2 कंडीशन दे रखी कि यदि अपहानि कारित करने का परिणाम किया जाता है, कि 2 तरीके की देखा है। पहला लिखा है इसमें यदि अपराध नहीं किया जाता, ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसे अपराध का दुष्परिणाम किया है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, ऐसा अपराध है आजीवन कारावास। अब 2 कंडीशन इसमें दे रखी है कि जिस आपने अगर किसी ऐसे अपराध का दुष्परिणाम किया जिसमें आजीवन कारावास की सजा होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको आपने ऐसा दुष्परिणाम किया वो अपराध नहीं करता है तो क्या होगा, और अगर करता है तो क्या होगा। दोनों कंडीशनों में अलग अलग जो है बताया गया है। पहला कहता है जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्परिणाम करेगा, यदि वे अपराध उस दुष्परिणाम के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्परिणाम के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी अधिक कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कुल मिला के इसमें सजा दे रखी है कि अगर अपराध नहीं किया जाता और संहिता में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल दंड उस अपराध के लिए नहीं दे रखा है, मतलब जिसका दुष्परिणाम के लिए बात कर रहे हैं, दुष्परिणाम के लिए कोई अतिरिक्त जो है दंड वगैरह नहीं दे रखा है, तो फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो है कितने होगा, 7 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने और प्लस जुर्माना। ठीक है, प्लस जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित। ये तो कह रहा है कि जब अपराध नहीं होता जब अपराध मतलब नहीं करता, क्या नहीं करता, जिसको दुष्प्रेरित किया था वो अपराध नहीं करता, उसके बारे में। अगर वो लिखा है यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है, ये कह रहा है किया जाता है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर ऐसा अपराध वो कर देता है, आपने उसको उकसाया और उसने कर दिया, तो फिर क्या होगा। तो इसमें केवल सजा ही देखना है, इसमें जो है सजा जो है ज्यादा हो जाएगी, वह अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो 7 की जगह सजा कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। हालांकि ये पूछी नहीं जाती, प्लस जुर्माने से जो है वो दंडित किया जाएगा। अगर नहीं करता है तो 7 वर्ष है, वो करता है तो 14 वर्ष है और जुर्माना। ठीक है, उदाहरण भी दे रखा है एक, खा को बा की हत्या करने के लिए का उकसाता है, वह अपराध नहीं करता, यदि या की हत्या खा कर देता है तो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंड नहीं होगा, इसलिए का कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, और यदि जुर्माने से भी दंडनीय है, और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये उदाहरण समझाने के लिए दे रखा है कि अगर नहीं करता है तो भाई साधन 7 साल में चले जाएंगे, और अगर मालूम करता है, कोई उपहति हो जाती, कोई चोट वोट आ जाती है, तो फिर 14 वर्ष में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है कारावास से दंडनीय अपराधों का दुष्परिणाम लिखा है 116, ये कारावास से मतलब जो आजीवन कारावास के नीचे के जितने भी कारावास है उनके बारे में लिखा है। ठीक है, इसमें भी 2 ही कंडीशन है कि अपराध नहीं किया जाता है तो केवल सजा देखना है इसमें। अगर अपराध नहीं किया जाता तो इसमें लिखा है दीर्घतम अवधि की 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से। 1/4 भाग से, या जुर्माना है इसमें अगर अपराध नहीं करा जाता है। तो ये कह रहा है कि अपराध नहीं करा जाता है, अगर कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्परिणाम आपने किया है और अपराध नहीं करता है, वो आपने किसी को दुष्प्रेरित किया, उसने नहीं किया, तो फिर आपको 1/4 जो उस अपराध की दीर्घतम अवधि है जिसका आपने दुष्प्रेरण किया है, उसकी जितनी भी अधिकतम सजा है उसका 1/4 दंड से आपको दंडित किया जा सकता है, या फिर अगर उसमें जुर्माना है तो जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अब बात आती है इसमें आगे, यदि व्यक्ति ऐसा
लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है। ये कह रहा है कि अगर दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति लोक सेवक है, अगर यही काम अगर किसी लोक सेवक द्वारा कर दिया जाए तो उसके लिए लिखा है किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो उस अपराध की लोकबंद दीर्घतम अवधि के आधे भाग से, अगर यही काम अगर लोक सेवक वगैरह द्वारा की जाती तो सजा हो जाएगी आधी। मतलब जिसका काम था अपराध को रोकना, वो खुद ही दुष्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, तो कुछ उसको कितनी सजा होगी? जो जिस अपराध का आपने दुष्प्रेरण किया है उसकी अधिकतम अवधि का जो है आधा से जो है उसकी, या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से। ठीक है, जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, बस यही दो हैं चीजें, इसमें और कोई खास नहीं है। ठीक, वो फिर उदाहरण दे रखे हैं एक दुख। खाकू का जो एक लोक सेवक है, खा के पदीय कृत्यों के प्रयोग में खा के प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए नाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। खा उस रिश्वत को प्रतिकृत करने से इंकार कर देता है। खा ने धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया। लोक सेवक को रिश्वत दे रहे थे, उसने रिश्वत नहीं ली, तो आपने क्या किया? इस धारा में दंडनीय जो कारावास से दंडनीय अपराध है उसका क्या किया है? दुष्प्रेरण किया है। तो ये कोई खास नहीं है ये दोनों धाराएं, केवल याद रखना है। लोक सेवक वगैरह करेगा तो आधा हो जाएगा, और अन्य व्यक्ति जो क्या कहते हैं ऊपर वाला था जो, उसमें आपका कितना था? 7 वर्ष और 14 वर्ष। ठीक है, ये दोनों बस इतना से याद रखना है, कोई खास नहीं है ये धारा। लेकिन अब देखिए उसको मिटा ले। एक 115 116 हो गया। इसके बाद आता है 117। ये सेक्शन याद रखना है 117 आपको, 117 याद रखना है आपको। ठीक है, पूछा जाता है सेक्शन 117, सेक्शन पूछा जाता है। तो इस सेक्शन को क्या करना है आपको? याद रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है। 117 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लोक साधारण द्वारा अपराध किए जाने के दुष्प्रेरण के लिए लोक साधारण द्वारा, लोक साधारण का सीधा लिख लीजिए दुष्प्रेरण, मतलब एक भीड़ को दुष्प्रेरित करना अपराध करने के लिए। कई ये आपने देखा होगा, धर्म गुरु होते हैं और भी लीडर वगैरह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, इन पे ले लगता है कि एक बड़े समुदाय को दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि भैया इस तरीके का करो, ऐसा हो गया, बोले खामोश बैठे हो, बोले क्या कर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक बड़े समुदाय को जो है दुष्प्रेरित करते हैं। ये एक बड़ा अपराध है एक तरीके से, क्योंकि इससे क्या होता है? पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरा भीड़ की भीड़ आ जाती है, लोगों को आपने दुष्प्रेरित कर दिया, उनकी भावनाएं भड़का रहे हैं कि भैया ऐसा करो, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है। तो लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ये कब लागू होती? 10 से अधिक व्यक्ति, 10+ व्यक्ति होंगे तब। अगर एक समुदाय है और उसमें 10 से अधिक व्यक्ति हैं तब ये धारा जो है आपकी लागू हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है केवल सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 10 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, 10 लोग कम से कम होना चाहिए, 10 से अधिक, 10 या उससे 10 से अधिक ही होना चाहिए, मतलब 11 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो धारा जो है लागू होगी 117 वाली। कुल मिला के कह लीजिए भीड़ को उकसाना। ठीक है, उसके लिए तो ये धारा जो है सार्वजनिक दुष्प्रेरण को दंडनीय बनाती है। तो एक तरीके से ये कैसा है? सार्वजनिक दुष्प्रेरण है। भीड़ को मतलब सार्वजनिक रूप से आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। ठीक है, यह धारा कब लागू होती है? जब 10 से अधिक व्यक्तियों का दुष्प्रेरण किया जाता है। ये धारा जो है कब लागू होती है? 10 से अधिक जो है लोगों का दुष्प्रेरण किया जाता है। इसमें सजा कितना है? इसमें लिखा है वह दोनों में से किसी माध्यमिक कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा जो लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है। ठीक है, तो 10 से अधिक या कह लीजिए भीड़ को दुष्प्रेरण करना, यही पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति भीड़ को, और चूंकि ऐसी परिस्थितियों में ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि माहौल ही ऐसा चल रहा है आजकल। तो जब माहौल ऐसा चल रहा है तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, इसलिए याद रखना ये धारा 117
कि भीड़ को दुष्प्रेरण करना कितने में बताया गया, 117 में बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक उदाहरण प्ले कार्ड का दे रखा है, ये धारा 117 से ही संबंधित है। प्ले कार्ड का मतलब है कि एक समुदाय विशेष को, पंथ विशेष को उकसाने के लिए कोई व्यक्ति जो है प्ले कार्ड वगैरह चिपकाता है। मतलब प्ले कार्ड मतलब पोस्टर टाइप के चिपका दी कि ऐसा करो वैसा करो, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, फलाने एकजुट हो जाओ, ढिकाने एकजुट हो जाओ, वो वाली बात है। तो इस तरीके की जो भावनाएं भड़काई जाती है वो धारा 117 के तहत दुष्प्रेरण के अपराध में आती है। ठीक, अपुना केवल लॉ के देख, सीधे देखना, धार्मिक नहीं होना है। ठीक है, कोई धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने लॉ की दृष्टि से देखना है कि भैया अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस पर धारा 117 लगेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें प्ले कार्ड का एक उदाहरण है, वो भी पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति करता है तो वो दुष्प्रेरण करता है। कोई खास खैर उदाहरण है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, याद रखना है। अब देखिए 118 से 120 तक ये आपकी अपराध की परिकल्पना के बारे में है। अब अपराध की परिकल्पना छिपाना, अपराध की परिकल्पना छिपाना, ये भी दुष्प्रेरण का ही एक प्रकार है। ये या कह लीजिए दुष्प्रेरण ही है। 118 से 120 तक, सेक्शन 118 से 120 तक। ठीक है, 118 से 120 तक जो है अपराध की परिकल्पना को छिपाने से संबंधित है। ठीक, 118, 19 और 20 में किसी अपराध की जाने की परिकल्पना छिपाने को क्या बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। तो इस इन धाराओं को लागू होने के लिए तीनों को इकट्ठा देखें तो इन धाराओं को जो है लागू होने के लिए मूल दो तीन चीजें आवश्यक हैं दुराशय के लिए। पहला तो किसी अपराध का किया जाना सुकर बनाने की आशत है। अपराध अपराध किया जाना, सुकर यानी आसान बनाना। ठीक है, अपराध का सुकर बनाना मतलब आसान बनाना। आप कोई किसी परिकल्पना को छिपा रहे हैं ताकि वो आराम से हो जाए। उदाहरण के लिए भाई किसी ने पूछा पुलिस वाले ने आपसे कि भाई क्या है, चोरी हुई है? आपने बोला यहाँ तो नहीं हुई है, मैंने नहीं सुनी। या आपको पता है वो फलाना अपराधी जो है किसी जगह झुका है, आपने बोला नहीं ऐसा नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपराध सुकर बन सके। या मान लो कोई अपराध हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, पुलिस को सूचना मिली कि किसी गांव में डकैती पड़ने वाली है। वो गांव में पूछते हैं आरसी कि भाई यहाँ कहीं डाकू देखे आपने? बोले डाकू तो नहीं थे यहाँ, वो फलाने दूसरे गाँव की तरफ गए, यहाँ नहीं आए। अब वो पुलिस वाले बेचारे दूसरे गाँव में चले गए, यहाँ पे डकैती हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है डकैती जो घटना घटनी थी उसको आपने सुकर बना दिया, आसान बना दिया। पुलिस थी नहीं, वो लूट ले गए। ठीक है, डाका डाल ले गए। तो इस तरीके का। या सुकर बनाने की संभावना का ज्ञान रखना, या शुकर बनाने की संभावना का ज्ञान रखना। ये आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, फिर भी भ्रमित कर रहे हैं, मतलब याद है आपको, या तो पूरे रूप से पता है या फिर आप ज्ञान रखते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, किसी स्वैच्छिक कार्य या लोभ द्वारा, कोई परिवर्तन, कोई कोड परिवर्तन द्वारा, किसी सूचना छिपाने वाले अन्य उपकरण द्वारा, ये जानबूझकर किए गए दुर्व्यपदेशन द्वारा किया जा सकता है। ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो आप? या तो कोई स्वैच्छिक कार्य या लोभ द्वारा, सीधा सा बात है, कार्य या लोभ द्वारा कोई भी एक्ट हो सकता है आपका, कोई भी लोभ हो सकता है आपका। ठीक है, या कोई परिवर्तन द्वारा, कार्य परिवर्तन द्वारा परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके से आपने कर दिए। ठीक है, कोड परिवर्तन, कार्य परिवर्तन। या छिपाना, सूचना को छिपाना, किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको पता है, आप नहीं बता रहे, उस तरीके से भी कर सकते हो। जानबूझकर करते हो आप, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा जानबूझकर करते हो, व्यपदेशन द्वारा मतलब गुमराह करना, जानबूझ के आप जानते हो फिर भी गुमराह कर रहे हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी तीनों एक धाराओं में है। धारा आपकी जो है 118, तीनों के फैक्ट है। ठीक है, 119 और 120 तीनों के फैक्ट है ये। ठीक है,
अलग अलग नहीं पड़ रही, तीनों के एक इफेक्ट है भाई। अपराध का किया जाना आसान बनाना, या आप ये जानते हैं संभावना कि ऐसा हो सकता है उसका ज्ञान रखते हैं, वो कोई कार्य करते हैं, ऐसा कोई लोग करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, स्थितियों में परिवर्तन कर देते हैं, सूचना को छिपा लेते हैं, या जानबूझकर व्यपदेशन करते हैं, ठीक है, भ्रमित करते हैं लोगों को। तो माना जाता है कि आपने 118, 119, 120 के अधीन जैसी भी स्थिति हो अपराध किया है। अब बात आती है जबकि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। 118 कहता है कि अपराध कैसा है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय, बस इतना लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसमें भी दो प्रकार की सजा है, अगर अपराध कर दिया जाता है तो कितनी, और अपराध नहीं किया जाता तो कितनी। अगर अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष तक का कारावास है आपके लिए, 7 वर्ष तक का, ठीक है, केवल सजा लिख रहा हूं मैं। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माना भी है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है 7 वर्ष से तो और ही होगा, तो 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से अगर आपको दंडित किया जाएगा। कब, जब अपराध कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, सॉरी, कर दिया जाता है, ऐसे ही लिख लेते हैं, दिया जाता है, और यहां लिख लेते हैं नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से आप दंडनीय, और अगर नहीं किया जाता है तो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होंगे। 3 वर्ष और जुर्माना सभी में, दोनों में है, ठीक है। अगर अपराध कर दिया जाता है धारा 118 के तहत, और 118 कैसा अपराध है, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, और अगर अपराध करा जाता है तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित होंगे और जुर्माना भी लगेगा साथ में। अगर नहीं करा जाता है तो फिर 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है आपको दंडित किया जा सकता है। 119 कहता है लोक सेवक द्वारा अपराध किए जाने की परिकल्पना छिपाने पर, लोक सेवक ही छुपा रहे हैं। 119 में क्या कह रहा है, लोक सेवक द्वारा अपराध की परिकल्पना छिपाना, लोक सेवक द्वारा, सेवक द्वारा, ठीक है, इतना ही लिखा है मैंने, पूरा है कि लोक सेवक द्वारा अपराध किए जाने की परिकल्पना छिपाना। तो ये मान लो कि लोक सेवक ही कर रहा है अपराध, दुष्प्रेरण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर अपराध कर दिया जाता है, दो प्रकार के हैं इसमें, अगर अपराध कर दिया जाता है तो उस अपराध के लिए विहित दीर्घतम अवधि के आधे तक के कारावास या जुर्माने से, आधा होगा विहित, जो पहला लिखा था ना वही आधा, जो अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है लोक सेवक, उसके आधे से जो है दंडित किया जाएगा। अगर अपराध लोक सेवक, ये तो नॉर्मल दंड हो गया जब अपराध कारावास से दंडनीय है, तब लोक सेवक को जो है क्या होगा, एक मतलब आधी सजा होगी, जो अपराध का उसने दुष्प्रेरण किया उसकी आधी सजा होगी। कब, जब अपराध कारावास से दंडनीय, इसमें भी दो भागों में, इसको भी दो भागों में बांट दिया है, जब अपराध कारावास से दंडनीय, और अगर कारावास के अलावा अगर अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, अगर अपराध ऐसा है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो और लोक सेवक ने जो है उसको छिपाया हो जानते हुए, तो फिर कितने दंड से दंडित होगा लोक सेवक, 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से क्या किया जाएगा, लोक सेवक को दंडित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें दो प्रकार के दंड है इसी में है, जब अपराध करा जाता है। अगर कारावास से दंडनीय तो जो अधिकतम सजा है उसका आधा होगा लोक सेवक को, और अगर अपराध जो है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो और लोक सेवक अगर उसकी परिकल्पना को छिपाता है तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास से जो है और प्लस जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। अब मान लो अगर अपराध नहीं होता है, ये दूसरी कंडीशन आ गई कि भाई अपराध नहीं होता है तो कितना होगा, तो विहित दीर्घतम अवधि के 1/4 कारावास या जुर्माने से, यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/4 कारावास या जुर्माने से, या में आ जाएगा, ठीक है, या जुर्माने से क्या किया जाएगा, लोक सेवक को दंडित किया जाएगा अगर अपराध नहीं होता है। लोक सेवक ने कोशिश तो करी थी लेकिन नहीं किया लोगों ने, तो 1/4 दंड से जो है लोक जुर्मान जो है जो लोक सेवक को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 120, 120 क्या कहता है, 120 कहता है जबकि अपराध कारावास से दंडनीय हो, कारावास से दंडनीय अपराध है, कारावास, ये वाला था एक मृत्यु और ये कारावास, और ये बीच में लोक सेवक आ गए थे, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, ये मृत्यु था और ये कारावास, बीच में लोक सेवक इनमें घुसेड़ दिए, ठीक। अब बात आती है कि अगर कारावास से दंडनीय अपराध है
ऐसा अपराध है जो कारावास से दंडनीय है अगर उसका दुष्प्रेरण किया जाता है। तो अगर अपराध नहीं किया जाता, सॉरी अपराध किया जाता है, पहले लिखा है अपन ने, तो अगर अपराध किया जाता है तो दीर्घतम अवधि का एक चौथाई या जुर्माना। अगर अपराध किया जाता है तो दीर्घतम अवधि का एक चौथाई या जो है जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर मान लो नहीं किया जाता तो 1/8वां भाग, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 1/8वां भाग या जुर्माना। अगर अपराध कारावास से दंडनीय है और अगर नहीं किया जाता है तो 1/8वां भाग होगा, और या फिर जो है जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका था पूरा दुष्प्रेरण। ठीक है, इस इतना ही है दुष्प्रेरण। उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका, एक छोटा सा चैप्टर है, अध्याय 5A। चैप्टर का नाम भी याद रखना है आपको। ये आपका जो है आपराधिक जो है षड्यंत्र से संबंधित है। आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है आपका चैप्टर 5A। पूछा जाता है कि भाई आपराधिक षड्यंत्र को किस अध्याय में जोड़ा गया है। 5A में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 1913 में। ठीक है, 1913 की धारा 3 द्वारा। देखिए काम कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था अंग्रेजों के टाइम में 1913 में। इस धारा, इस चैप्टर को जोड़ने का क्या उद्देश्य था, आपराधिक षड्यंत्र आज तक चला आ रहा है, जबकि ये जोड़ा किसने था, अंग्रेजों ने जोड़ा था। क्यों जोड़ा था, वही जो सर उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी, जो देश का माहौल था उस समय, उन जो क्रांतिकारियों के जो विचार थे, उनकी जो योजनाएं थी, उनको विफल करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार ने जो है उस समय की तात्कालीन सरकार यानी ब्रिटिश सरकार कह लो, हमारी इंडियन ब्रिटिश सरकार जो थी, उसने इसको जोड़ा था, ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो लोग अपने बयान वगैरह देते हैं, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके, उनका दमन किया जा सके। इसीलिए ये दमनकारी कानून जोड़ा गया था, और ये दमनकारी कानून आज भी चल रहा है अपने इंडिया में, आज भी उसको। अब दमनकारी कानून को क्यों नहीं हटाया, ये राजनीतिक स्वार्थों की वजह से सरकार ने इसको नहीं हटाया है। जो भी सरकार रही हो शुरू से अभी तक, तो राजनीतिक स्वार्थों की वजह से इसको अभी नहीं हटाया गया है ना ही ठीक तरीके से ये डिफाइन है वो कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होगा। तो 1913 में जो है इसको जोड़ा गया, ये भी याद रखना है आपको कि ये जो चैप्टर है 5A, आपराधिक षड्यंत्र, कौन सा चैप्टर है, आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से ये चैप्टर विवादित है, किसी पे भी लग जाता हो, किसी जिस पे लगना चाहिए उस पे लगता नहीं है ना। ये थोड़ा सा इस चैप्टर की थोड़ी दिक्कत है, जिस पे सरकार चाहे उस पे लगा देती है, और जिस पे नहीं चाहे वो कुछ भी बकता रहे उस पे नहीं लगता। इसलिए इस चैप्टर की थोड़ी सी ये आलोचना होती रहती है कि इसका दुरुपयोग होता है ज्यादा, सरकार अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग कराती है। ठीक है, जिस पे लगना चाहिए उस पे लगता नहीं, और जिन पे नहीं लगना चाहिए उन पे लग जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी जो है अंग्रेजों के जमाने के टाइप का कानून है, वो आज तक चल रहा है। अब ये कब जोड़ा गया, चैप्टर 5A है, चैप्टर जो है ये भी याद रखिए, चैप्टर अध्याय जो है 5A, ये भी पूछा जाता है। 5 चैप्टर है, और ये कब जोड़ा गया है, 2000 सॉरी 1913 में, 1913 में, ये भी याद रखना है कि 1913 में जो है इसको जोड़ा गया है। अब बात आती है कि 1913 में से पहले की क्या स्थिति, तो 1913 से पहले जो है षड्यंत्र को जो है दो रूपों से दंडित किया जाता था। एक तो ये आपका दुष्प्रेरण है, उसी तरीके से 107 का जो है दूसरा पैराग्राफ जो है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, उसी रूप में इसको दंडित किया जाता था। षड्यंत्र द्वारा जो दुष्प्रेरण है ना 107 में दूसरा पैराग्राफ जो पढ़ते हैं, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, उसी हिसाब से इसको भी बढ़ता जाता था, लेकिन फिर इसको पर्टिकुलर एक अलग चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से दुष्प्रेरण का ही ये एक तरीके से रूप है, गंभीर कह लीजिए रूप है। 1913 में जो है इसको सॉरी 1913 में संशोधन करके जोड़ा गया था, इसको संशोधन कर जोड़ा गया। ठीक है, 1913 में इसको संशोधित करके जो है जोड़ा गया था। अब देखिए 120
वो आगे देखेंगे। एक और धारा इसी के साथ आगे चैप्टर में है 121A, जो है युद्ध करने का षड्यंत्र। युद्ध का षड्यंत्र वो 1870 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब देखिए ये वाला 120A, सेक्शन 120A सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता कई बार। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। ये कह रहा है भैया आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। ये परिभाषा बताई गई कि आपराधिक षड्यंत्र है कब कब षड्यंत्र मानेंगे। पहला तो कह रहा है कोई अवैध कार्य। पहला याद रखें कैसा, कोई अवैध कार्य, सीधा लिख देते हैं अवैध कार्य जिसका आपने षड्यंत्र किया वो कैसा होना चाहिए, आपराधिक कोई अवैध कार्य होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा। ऐसा कार्य ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा। साधनों द्वारा, ठीक है। तो अवैध कार्य, कोई अवैध कार्य होना चाहिए, या फिर कोई कार्य अवैध तो नहीं है लेकिन जब उसको आप अवैध तरीके से करते हो तो वो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में आ जाता है। करने या करवाने को सहमत होना। ठीक है, करने या कर, दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो कोई अवैध कार्य होना चाहिए, दूसरा अगर कार्य तो अवैध नहीं है लेकिन अगर आप उसको अवैध तरीके से करते हो, या तो आप करते हो या करवाने को सहमत हो, तो दोनों बातें, या तो आप करते हो या करवाने को सहमत हो तो होते हो तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। या तो करते हो उसको या करवाते हो, दो ही बातें होती ना, या तो आदमी स्वयं करेगा या किसी अन्य से कराएगा। और अगर इस प्रकार की सहमति होती है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो आपराधिक षड्यंत्र की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, तो कोई अवैध कार्य हो, या अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा आपने किया है उसको, या करवाया है किसी से, या करवाने के लिए सहमत होते हैं, आप सहमत होते हैं, करते हैं या करवाने के लिए सहमत होते हैं किसी अन्य से। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। अभी पहले दोनों तो हो जाती, 120 ये आएगा तब उसमें देखेंगे, है ना। पहले ये होगा फिर वो आएगा तो उसमें इसको देख लेंगे। अभी देखेंगे आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परंतु परंतु लिखा है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट सख्त है, परंतु इसका इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि केवल सहमति के अनुसरण में जितने भी व्यक्ति उनमें से किसी एक के द्वारा उसके अनुसरण में कोई कार्य ना किया जाए तब तक ये आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगा, कार्य ना किया जाए। ठीक है, मतलब कार्य करना इसमें जरूरी है। अगर आपराधिक षड्यंत्र की सहमति वगैरह होती तो जिस ग्रुप में से कोई भी एक व्यक्ति, वो जितने भी हैं उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्तिकारों द्वारा जो है एक्ट नहीं किया जाता, उसके प्रति कार्य नहीं किया जाता, तब तक जो है आपराधिक षड्यंत्र की जो है लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण कहता है यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। तो ये कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो उसका चरम उद्देश्य है, मतलब एकदम पूरा पावर से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या उसका परिणाम कम निकला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि उसके परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उकसाया ज्यादा था उसका कम रिजल्ट निकला, ज्यादा रिजल्ट निकला, उससे कोई फर्क नहीं। कैसा भी रिजल्ट लिखना हो, आपने आपराधिक षड्यंत्र किया तो आप आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में आओगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कितना उद्देश्य निकला है, ज्यादा निकला है कम निकला, उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब कहता है आप, तो आपराधिक षड्यंत्र की सिंपल सी परिभाषा, अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है किसी से, तो वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, और उसके जो जितने व्यक्ति हैं उनमें से किसी के द्वारा उसमें कार्य किया जाना आवश्यक है, कोई एक्ट किया गया हो, कोई कार्य किया गया हो, तभी ये धारा लागू होती है। ठीक है, अब इसके 120 है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, सेक्शन 120 का बी, ये इसका दंड है। ठीक है, ये केवल सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछता रहा, या ये पूछेंगे, दो फैक्ट पूछते हैं, 120 ए पूछेंगे और 120 का दंड, मोस्टली दंड पूछते हैं कि भैया आपराधिक षड्यंत्र का जो है दंड कितने में दे रखा है, आपराधिक जो है षड्यंत्र का दंड कितने में दे रखा है। तो ये कह रहा है जो कोई मृत्यु
आजीवन कारावास या 2 वर्ष या से अधिक, इसमें 2 प्रकार के जो है दंड दे रखे हैं। अगर अपराध ऐसा है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र है। कुल मिलाकर 2 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराधों का अगर आपने दुष्प्रेरण किया है तो उसके लिए, उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड के समान दंड, जो अपराध का आपने दुष्प्रेरण किया उसी के समान समान दंड से दंडित किए जाएंगे। ठीक है, अगर अपराध कैसा है, 2 वर्ष या उससे अधिक अपराध का दुष्प्रेरण किया है और प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है, जिसका आपने दुष्प्रेरण किया है उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा, तो फिर जैसा आपने दुष्प्रेरण किया है उसी के हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, जितना उस अपराध के लिए सजा होती है उतनी ही आपको होगी। कब? जब 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है। इसके अलावा अन्य दशाओं में, अन्य दशाओं के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अन्य दशाओं में 6 माह का कारावास है या जुर्माना है या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। ठीक, अन्य दशाओं में दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। अब 1 मिनट, थोड़ा सा 107, 2 और 120 की कह रहे थे। अच्छा, चलिए 107 निकाल लीजिए। देखिए 107 कौन सा बोला था आपने? 107 का दूसरा। ठीक, दूसरा ये है कि उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। तो इसमें कोई खास अंतर नहीं था। ये पहले मैं ये कह रहा था कि बस यो पहले जो है आपका 107 का दूसरा पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ। 1 मिनट, देखिए 107 जो ये वाले जो अपराध थे, 1913 से पूर्व की बात कह रहे थे हम कि भाई 1913 से पूर्व जो है, चूंकि आपराधिक षड्यंत्र तो था नहीं 1913 से पूर्व, तो इस तरीके के जो अपराध थे ये वाले जो एक नई परिभाषा बना करके जोड़ी गई है, तो इनको जो है 107, जो 107 था पहले, उसका दूसरा पैराग्राफ था षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। दूसरा जो दूसरा पैराग्राफ था षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण उसी रूप में जो है दंडित किया जाता था। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण क्या था, जो आप पढ़ोगे, ये कहता है उस बात को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसार में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाता है। तो ये परिभाषा पहले लागू होती थी कि मतलब अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करता है, जब ये बात कब थी, जब ये आपराधिक षड्यंत्र अलग से था नहीं, तो उस समय जो है आपराधिक षड्यंत्र को किस तरीके से दंडित किया जाता था, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण को के हिसाब से जो है उसे दंडित किया जाता था। जैसे कि आपने एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचना होता है ना कि किसी के साथ मिलकर के आपने कोई काम किया, तो उसी तरीके से जो है इसको दंडित किया जाता था, अलग से कोई दंड नहीं था। तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण जो होता है उसी के हिसाब से जो है इसको भी दंडित किया जाता था। आपराधिक जो षड्यंत्र है वो एक तरीके से षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का ये कह लीजिए और विकसित रूप हो गया है। ठीक है, और उसका आगे का रूप है कि अवैध कार्य। देखिए षड्यंत्र द्वारा क्या होता है, कोई व्यक्ति अवैध कार्य में, तो वही परिभाषा, अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई अवैध कार्य या ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा किया जाता है। और 107 का दूसरा क्या कहता है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य अवैध लोभ घटित हो जाता है। ये षड्यंत्र में करता है, योजना बनाकर करता है, वो उस तरीके से दंडित था। कुल मिला के योजना के रूप में, कि अगर पहले जो है आपराधिक षड्यंत्र एक योजना के रूप में दंडित था, आप योजना बनाते उसी रूप में उसे दंडित किया जाता था। ठीक है,
अंतर कोई नहीं है दोनों में, बस उसका ही उसी को एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया है, अलग से एक अपराध बना दिया है षड्यंत्र को, और कुछ नहीं किया है, उसको एक अलग से जो है अपराध बना दिया। कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, आपराधिक षड्यंत्र करता है। इतना सा आपको याद रखना है। सजा क्या है, जो मूल अपराध की सजा है वही अपराध की सजा है। कब, जब अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होता है, और संहिता में कोई स्पेशल प्रोविजन उस सजा के लिए नहीं किया गया है। तो जो मूल सजा है उतने ही दंड से आपको दंडित किया जाएगा। दूसरा, अन्य मामलों में यानी 2 वर्ष से कम, ऐसा कोई अपराध है जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा होती है, तो वहां फिर जो है 6 माह तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से जो है आपको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये हो गया आपका 5A। अब जो है चैप्टर 6 है, ये राज्य के विरुद्ध अपराध है। ये जो चैप्टर है ये कहता है राज्य के विरुद्ध अपराध। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट धारा आपकी 124A, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजद्रोह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी धारा, ये पूछी जाती है राजद्रोह, कि भाई राजद्रोह क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है, राजद्रोह क्या होता है। आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह, ये सब विवादित कानून है, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं ये भी कानून। वो जो जिस तरीके से हमने कहा ना, आपराधिक षड्यंत्र और राजद्रोह, ये सब इसका मकसद एक ही था, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकना, इसका एक ही मकसद था, उसका भी सेम। तो ये कानून लाए ही गए थे इसलिए, ठीक, पहले अंग्रेजों के टाइम में। तो आज तक ये जो है कानून चल रहे हैं। अब ये सेक्शन जो अध्याय 6 है, ये क्या है आपका, राज्य के विरुद्ध अपराध। चैप्टर का नाम याद रखना, बस, विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध, ये चैप्टर का नाम याद रखना। पूछा जाता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित अध्याय है अध्याय 6, ठीक है। कहां से कहां तक जाता है, 121 से 130 तक, 121 से लेके 130 तक जाता है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट धारा नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर का नाम जरूर इंपॉर्टेंट है। और कुछ धाराएं एक जो बीच में आती हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज चैप्टर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार कुछ सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, केवल सेक्शन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कुछ 1-2 धाराएं जो बीच में आती हैं, 124A जो राजद्रोह है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई जो है चैप्टर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इससे नहीं बनते, ठीक। सेक्शन वाइज क्वेश्चन इससे बनते कभी कभार। 124 तो पेटेंट है, वो तो आपका बनता ही। 124A राजद्रोह की बात करें, वो तो पेटेंट क्वेश्चन है, वो बनता है, सेक्शन वाइज ही बनता है। और बाकी जितने भी जो सेक्शन इसमें दे रखे हैं, उससे कभी कभार बहुत ही कम अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, वरना कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं, ठीक है। इसको देखेंगे। सबसे पहले 121 देखते हैं। तो इस पे सेक्शन कैसे बनते हैं, संख्या पर आधारित। तो ये चैप्टर मान लो संख्या पर आधारित है। इसमें आप ये सोचो कि भाई कोई अंदर से कोई डीपली कोई चीज आने वाली तो नहीं आने वाली। इसमें केवल सेक्शन वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेक्शन वाइज आप इसको याद करके रख सकते हो कि हाँ फलाने सेक्शन में क्या है, ठिकाने में क्या है, वो आप याद करके रख सकते हो। और अंदर आप सोचो कोई डीपली क्वेश्चन आना तो नहीं आने वाला, ठीक है, ना आता है ना आएगा, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा चीज है ही नहीं जिसपे क्वेश्चन बने, ठीक। अब राजद्रोह की बात करें तो राजद्रोह जरूर इंपॉर्टेंट है। इसमें राजद्रोह पे क्वेश्चन बनते हैं, राजद्रोह इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब 121 देखिए, सेक्शन 1 इसको जल्दी जल्दी देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 121 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, भारत, सीधा लिख लिया मैंने, भारत के विरुद्ध क्या करना, युद्ध, सीधा लिख देता हूं युद्ध, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस अपना लिख लेंगे अगर आपको लिखना है तो। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न और दुष्प्रेरण, तीनों बात है। युद्ध करते हैं, उसका प्रयत्न देखिए, जो अपराध मूल अपराध है तो ये तो आप जानते ही, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मूल अपराध दंडनीय होता तो उसका प्रयत्न भी दंडनीय होता, दुष्प्रेरण भी दंडनीय होता, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, प्रयत्न और उसका दुष्प्रेरण, तीनों दंडनीय बनाए गए हैं। किस धारा में बनाए गए हैं, 121 में। कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, उसका दुष्प्रेरण करता है, उसका प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है
धारा 121 के अधीन क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, सीधा सीधा लिखा है। तो सीधी सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंड नहीं। और चूंकि बड़ा अपराध है तो ऐसे व्यक्ति को कायदे दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड, मृत्युदंड या आजीवन। भाई या तो मृत्युदंड होगा या फिर मृत्युदंड नहीं होता तो फिर आजीवन तो है ही है। और मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, जुर्माना और में रहेगा, ये तो जानते ही हैं, तो इसमें प्लस में जुर्माना रहेगा। ठीक है, प्लस लगा दीजिए, चलो प्लस। ठीक है, प्लस मतलब जुर्माना प्लस में। या तो ऐसे व्यक्ति को जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक, अब आता है सेक्शन 121 ए। 121 के ए क्या कहता है, 121 कहता है युद्ध का या किसी सरकार को आपराधिक बल द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र। युद्ध या किसी सरकार को, कुल मिला के आतंकित करने के लिए, सरकार को आतंकित। ठीक है, बस इतना एक शब्द लिखा है हमने। अगर कोई व्यक्ति जो मान लो सरकार है, जिसमें लिखा ना 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, इसमें ये लिखा है 121 द्वारा, ऊपर लिखा है दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, मतलब जो भारत की सरकार है युद्ध या किसी सरकार को आपराधिक बल द्वारा आतंकित करने के लिए। इसमें नीचे पढ़ेंगे जब आप, लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध की धमकी देता है कि भाई आतंकित कर रहा है कि भाई युद्ध छेड़ देंगे तुम्हारे खिलाफ, है ना, यह इस तरीके की अन्य कोई एक्टिविटीज करता है, इसमें लिखा है जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा, चाहे वो भारत के अंदर करे चाहे भारत के बाहर करे, दोनों बात है, केंद्र सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, मतलब सरकार को डरा रहा है ये व्यक्ति, तो ये कह रहा है आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित होगा, आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ लिख देते हैं आजीवन या फिर जो है 10 वर्ष और प्लस में जो है जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए। कुल मिला के ये समझ लो सरकारों को डरा रहा है। क्यों डरा रहा है, ये ऊपर वाली वजह है, युद्ध करेगा, हमला कर देगा आप हमारी बात नहीं मानोगे, तो जो सरकार को डरा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, योजना चाहे भारत में बना रहा हो चाहे विदेश में बना रहा हो, चाहे विदेश में बैठ के धमका रहा हो। ठीक है, तो आतंकित कर रहा है, सरकार को भयभीत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास या जो है 10 वर्ष तक के कारावास या और जुर्माने से जो है उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब 122 खास इंपॉर्टेंट नहीं, लिख लीजिए 122। ये कह रहा भैया अब जब युद्ध करोगे तो भाई उसके लिए भाई आयुधों का संग्रह भी करोगे ना, संग्रह आयुधों का, आयुध का संग्रह। अब आपको आयुधों का संग्रह भी करना पड़ेगा, भाई युद्ध कर रहे बगैर हथियारों के कैसे युद्ध होगा। ठीक है, तो बगैर हथियारों के युद्ध हो नहीं सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयुधों का संग्रह भी करना पड़ेगा। और किसकी बात, भारत की ही बात कर रहे हैं अभी तुम। आप कोई व्यक्ति दूसरे देश को धमकाता वो बात अलग हो जाती है, उससे क्या लेना देना। वो एक अलग बात है कि हमारा वो चीज अलग आएगी कि हमारे देश के जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देश उनको धमकाता है, वो एक अलग बात आती है। ठीक है, तो आयुधों का संग्रह करता है, क्यों करेगा, क्योंकि सरकार को डराना है ना, सरकार को डराना धमकाना है, तो भाई आयुधों का भी संग्रह करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति अगर भारत सरकार को डराने धमकाने के लिए आयुध आदि का संग्रह करता है तो सेम सजा, सेम है, यही सजा है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। यही है ना, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी माध्यमिक कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो सेम सजा है, चाहे वो सरकार को आतंकित करे या हथियारों को इसलिए स्टोर कर रहा है, संग्रह कर रहा है कि भारत सरकार को डराएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 123, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना इस चैप्टर पे, ना पनिशमेंटों पे ध्यान देने के, पनिशमेंट भी याद कर ले, सेक्शन याद कर लेना बस थोड़ा बहुत। ठीक है, सेक्शन याद कर लेना। 123 कहता है युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, ये छिपाना लिख देते हैं सीधा अपन, चूंकि युद्ध ही पढ़ रहे हैं ना इसीलिए। क्या छिपा रहा है, युद्ध की परिकल्पना कि भैया युद्ध हो जाए,
आपको पता है कि अटैक होने वाला है, भारत पे हमला होने वाला है, और आप इस बात को जानते हैं, और फिर आप उस बात को जानबूझ करके क्या करते हैं, छुपाते हो। परिकल्पना जो भी है, जो भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रखा गया है, उसको आप क्या करते हो, छुपा लेते हो। ठीक है, कि आप जानते हो कि भाई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध होने वाला है, और उस बात को आप छिपा के बैठ जाते हो कि भाई होने तो बढ़िया, मजा आ रहा है। तो इस तरीके का अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से, ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास प्लस लिख लीजिए, प्लस जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, जो जानबूझ के छिपाता है ऐसी बातों को। ठीक, अब आता है 124, सेक्शन 124। देखिए 124 क्या कहता है, कहाँ गया, ये है, किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला। ये सेक्शन थोड़ा याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये इसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला कर देना, ठीक है, हमला आदि करना, ठीक है, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, विवश करने के लिए। और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पे हमला करने की वजह क्या है, वजह है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से इनको निवारित करना, रोकना, कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है अपनी विधिपूर्ण जो भी शक्ति है जिसका वो प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग ना करें। ठीक है, आपने फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड में, अपने इंडिया में तो शायद ही कोई बनी हो, राष्ट्रपति का अगवा कर लेते हैं, राज्यपाल को अगवा कर लिया। तो यूं नहीं, उसी तरीके का अपराध है कि राष्ट्रपति को जो है विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग को अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल आदि पर हमला करता है कोई व्यक्ति, जो भारत का राष्ट्रपति वगैरह है उस पर अगर कोई व्यक्ति जो है हमला करता है, तो कितनी सजा है, या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कितना है, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब वो भारत के राष्ट्रपति, इसको देखिए थोड़ा सा पढ़ ही लें, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करना या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा। देखिए एक चीज और आई, हमला और सदोष अवरोध दोनों आएगा। सदोष अवरोध करेगा, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा, या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसा आतंकित करने का प्रयत्न। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और कंडीशन एक ही लिखी है कि भैया ऐसा कब वो करेगा, वो विधिपूर्ण कार्य करने से निवारित करने के लिए, रोकने के लिए उन्हें, तब 7 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये तो हो गए आपके ये सारे सेक्शन। अब देखिए राजद्रोह आ जाता है 124A। ठीक है, 124A जो है राजद्रोह से संबंधित है। चलिए मिटाए नहीं, यहीं से लिख लेते हैं। तो 124 याद रखना है, 124A, क्योंकि आसपास जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ना, उसके आसपास के सेक्शन भी याद रखने चाहिए हमेशा। जैसे 124A इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर नीचे जो भी सेक्शन है वो याद रखो थोड़ा, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो 124A सेक्शन देखिए, इधर से लिख रहे हैं 124A। 124A क्या है, राजद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, राजद्रोह 124 में है। ये कब जोड़ा गया है, ये 1898 में जोड़ा गया आपका। कब जोड़ा गया, 1898 की धारा 4 द्वारा 124 इसके स्थान पर प्रतिस्थापित। मूल धारा 124A को 1870 के अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया। ठीक है, 1898 में अंत स्थापित किया गया इसको, 1898 में जो है इसको जोड़ा गया। और एक जो मूल धारा थी 1870 की, जो उसको हटा दी है। उससे पहले 1870 में एक धारा थी 124A की जगह एक और धारा थी, उसकी जगह इसको प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, 124A को 1898 में। ठीक है, ये भी अंग्रेजों की देश है। भाई राजद्रोह होता क्या है, देखिए ये कहता है राजद्रोह की परिभाषा, जो कोई बोले गए, मतलब राजद्रोह कैसे हो सकता है, बोले गए शब्दों द्वारा, ये बड़ा है, बोले गए शब्दों द्वारा, बोलकर हो सकता है भाई, ये कह रहा है बोले गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण होगा, तीनों तरीके से, बोलकर,
संकेत से या दृश्य से, तीनों तरीके से हो सकता है, बोलकर, संकेत से और दृश्य से। ठीक है, तो यही कह रहा है जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अन्य प्रकार से भी हो सकता है। ये कह रहा है अन्यथा यानी अन्य प्रकार से भी हो सकता है, बोलकर भी कर सकते हैं, संकेतों से भी कर सकते हैं, दृश्य रूपण ऐसा कुछ जो देख सके, या फिर अन्य तरीके भी इसके हो सकते हैं। अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, भारत में कैसी सरकार, विधि द्वारा स्थापित सरकार, द्वारा स्थापित मतलब बाई इलेक्शन सरकार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरन सरकार बन गई वो वाली बात नहीं। बाई इलेक्शन सरकार जो होती, जो हम वोटिंग करते हैं सरकार बनती, वैसी सरकार की बात कह रहा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार है के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा, या तो क्या करता है, घृणा और अवमानना। ये कह रहा है घृणा और अवमानना। अब आप कहोगे भाई रोज तो सरकार की अवमानना होती रहती है, नेट पे देखो अवमानना से भरा पड़ा है पूरा नेट, जिससे देखो वो सरकार की अवमानना कर रहा है, तो फिर क्यों राजद्रोह नहीं हो रहा है? देखिए उसको आगे देखेंगे, इसमें ही आएगा। ठीक है, इसमें लगा घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, प्रदीत अप्रीदित करेगा, या प्रदीत करने का मतलब वो जो भावनाएं लोगों की भड़काएगा, प्रयत्न करेगा आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडनीय हो। पहला तो ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जैसी भी स्थिति हो, या तो आजीवन कारावास से या फिर 3 वर्ष तक के कारावास। आप कहोगे ये दो सवाल कैसे हैं, इसमें दो सजाएं कैसी हैं? भाई जैसा अपराध होगा उसका उसके हिसाब से न्यायालय डिसाइड करेगा कि ये आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय है, या फिर 3 वर्ष या उससे या जुर्माने से जो है इसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष तक के कारावास से है जिसमें जुर्माना, 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा। ये कहते हैं 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, ऐसे भी दंडित किया जा सकता है। तो राजद्रोह कब है, जब कोई बोलता है, संकेत करता है, दृश्यरूपण करता है, या अनुरूप से भारत में विधि द्वारा जो स्थापित सरकार है उसके प्रति घृणा या अवमानना की भावना जो है पैदा करता है, या उसका प्रयत्न करता है, या लोगों की भावना इस प्रकार से भड़काता है लोगों को। ठीक है, यानी एक तरीके से दुष्प्रेरण करता है, तो वो माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या करता है, राजद्रोह करता है। लेकिन इसके साथ में इसके स्पष्टीकरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बगैर इंपॉर्टेंट स्पष्टीकरण के आवश्यक ये नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा अपन देखा लिया जाए तो कहीं ना कहीं अपन लोग भी हो जाएंगे देशद्रोही, राजद्रोह के अपराध कभी ना कभी अपन भी कर देते हैं सरकार की बुराइयां, तो क्या फिर अपन राजद्रोही हो गए? अपन भी सरकारों की बुराइयां करते नजर आएंगे कई बार कई नीतियों पे, तो क्या फिर राजद्रोह हो गए? नहीं। तो इसके लिए स्पष्टीकरण देखेंगे। स्पष्टीकरण कहता है अप्रीति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती। ये तो खैर स्पष्टीकरण इसका लिखा है प्रीति शब्द का कि शत्रुता की भावना, मतलब ऐसी एक भावना सरकार के प्रति, ऐसी भावना पैदा करना कि लोग समझें कि सरकार हमारी दुश्मन है। ठीक, उस प्रकार की भावना वो ने बताया। स्पष्टीकरण 2 कहता है घृणा अवमानना या प्रतीत को प्रतीत किए बिना या प्रतीत करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा सरकार को परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है कि आप जो भी टीका टिप्पणी करते हैं वो सरकार को बदलने की भी बात कहते हैं विधिपूर्ण साधनों से, विधिपूर्ण तरीके से, तो ये कोई जो है आपका जो है राजद्रोह की अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे हम कहते हैं कि भाई आज की जो सरकार है वो गलत काम कर रही है, उसको बदल दीजिए। अब हम लीगली तरीके से कह रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इसे इलीगल तरीके से बदलने की बात कह रहे हैं कि भैया उखाड़ फेंको, हटाओ, बोले कोई 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 चुनाव नहीं, कुछ नहीं, बोले फेंक दो इनको, तो वो हो जाएगा राजद्रोह। लेकिन अगर आप सरकार की बुराई करते हो और कहते हो कि ये सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है, इसको बदलो, क्योंकि आप सरकार की बुराई कर सकते हो, सरकार के कामकाज पे भी टीका टिप्पणी कर सकते हो और उसके बदलने की भी बात कर सकते हो, लेकिन कैसे? लीगली तरीके से। और जो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी फेसबुक वगैरह चीजों पे आती, सरकार की निंदा करी जाती कई जगह, और सरकार के विरोध में भी जो बातें डली होती हैं, तो वो राजद्रोह की परिभाषा में इसीलिए नहीं आती, क्योंकि वहां ऐसा नहीं कहा जाता कि सरकार को फेंक दो, इकट्ठे हो जाओ, सब लोग हमला कर दो, सरकार को फेंको, उखाड़ फेंको, कोई चुनाव आयोग तो मिल गया, कुछ नहीं करना, आप उनको उखाड़ना है, तो वो बातें हो जाएंगी तो वो राजद्रोह हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि
सरकार को बदलने की बात की जाती है, इलेक्शन बाई इलेक्शन की ही बात की जाती है कि भाई आप सरकार को बदलिए, अच्छी सरकार चुनिए। तो इस वजह से वो राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्पष्टीकरण 2 कहता है इसका। तो स्पष्टीकरण 2 भी इसके साथ मिला के आपको पढ़ना, ध्यान में रखना जरूरी है। स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है? घृणा, अवमानना, प्रतीत को प्रतीत किए बिना या प्रतीत करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध गठन नहीं करती। वही सरकार की नीतियों से अगर आप सहमत नहीं है, आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार कोई कानून लाती है, कोई विधेयक लाती है, कोई स्कीम लाती है और आप उसकी विरोध करते हो कि सही गलत स्कीम है, इसमें सरकार पैसा खाएगी, भ्रष्ट है सरकार, अगर इस तरीके की बातें करते हो आप, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए, अगर ऐसी बातें करते हो तो वो राजद्रोह की परिभाषा में नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि कामकाज की तो बुराई की जा सकती है ना सरकार की, अगर कामकाज की आप सरकार की बुराई नहीं करोगे, देखिए निंदक भी जरूरी होते हैं। आपको अगर आपको अपना सरकार जो होती है, ऐसा थोड़ी ना कि सरकार जो काम कर रही है आप उसकी बड़ाई ही करते हो। बड़ाई नहीं की जाती, बुराई ही की जाती। बुराई क्यों की जाती? ताकि भैया आपको पता पड़े कि आप में क्या कमी है। वरना अच्छाई करने वाले तो फिर चमचे तो बहुत मिल जाते हैं, चमचागिरी करते रहिए कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है वो चीज। बुराइयों से क्या होता है? एक आईना मिलता है, सीखने को मिलता है। जब भी कोई आपकी बुराई करे उसको बड़े ध्यान से सुनिए कि भाई ये क्या कह रहा है हमारे बारे में। तो वो कह रहा होगा तो उसने कुछ परखा होगा, देखा होगा, वो आपके बारे में कह रहा है, तो फिर उसको दूर करिए। तो बुराई बहुत जरूरी है ना। एक कहावत भी है, क्या निंदक ने आरे राखी है, ठीक है ना। तो वैसे ही है ये चीजें। अब देखिए आगे, आगे कहाँ तक पहुंच गए थे? 124। अब 125 देखिए, सेक्शन 125। ठीक है, रात दूर इतना क्या, सेक्शन वाइज ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है किसी मित्र देश के विरुद्ध अपराध। ये 125 से लेके आपके ये 126-27 तक है। 125, 26, 27 एक साथ लिख लेते हैं। 126 और 127। ये भैया अपने पड़ोसियों के बारे में, क्योंकि अपना घर अच्छा रख रहे हो तो पड़ोस को भी अच्छा रखो। तो पड़ोसी है ये अपने मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र। अब भाई ये बताइए, भारत का कोई मित्र राष्ट्र, एक दो तरीके के राष्ट्र होते हैं, एक होता है मित्र राष्ट्र और एक होता है शत्रु राष्ट्र। तो यह शत्रु राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, यहाँ कह रहा है मित्रों का राष्ट्र की बात। अब बात आ जाएगी भारत का कोई कोई शत्रु देश भी है, तो सब लोग कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान भारत का शत्रु देश नहीं है। भारत क्या होता है, एक लिस्ट होती सरकार बनाती है जिसमें वो अपने कुछ मित्र राष्ट्र और कुछ शत्रु राष्ट्र भी घोषित करती है, लेकिन ऐसा कुछ भारत के पास है नहीं। तो भारत का कोई शत्रु राष्ट्र नहीं। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्र शत्रु नहीं। ठीक है, तो कोई भी, वो बात अलग है कि हम वैसे कहते हैं, वो हमको कहते हैं, हम उनको कहते हैं, लेकिन हमारा ऑफिशियली कोई शत्रु राष्ट्र नहीं। ठीक, भारत का कोई भी ऑफिशियल शत्रु राष्ट्र नहीं है। और जबकि पाकिस्तान तो भारत का सबसे फेवरेट जो है मित्र राष्ट्रों की सूची में आता है। देखिए कागजों की बातें हैं ये, और धरातल पे क्या एक हिसाब है, धरातल पे इसका उल्टा है। भारत के मोस्ट फेवरेट जो है राष्ट्रों की सूची में आता है पाकिस्तान, मतलब भारत उसको बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र मानता है। वो असलियत में क्या है कि वो वास्तविकता में मित्र राष्ट्र है नहीं, लेकिन भारत उसको सबसे मोस्ट फेवरेट जो है उसका मित्र राष्ट्र की सूची में सबसे ऊपर कौन है? पाकिस्तान। ठीक, अब वो इसलिए है संबंध सुधारने की एक कोशिश रहती इस वजह से, लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। लेकिन हाँ, भारत का अगर आपको से कोई पूछे कि कोई मित्र कोई शत्रु राष्ट्र, तो कोई शत्रु राष्ट्र भारत का नहीं। सबसे आप भारत का जो है सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र जो भारत सरकार ने घोषित कर रखा है, जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब देखिए 125 कहता है भारत सरकार के मित्र एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध। तो मित्र शक्ति के विरुद्ध युद्ध करते हैं, ये युद्ध की बात आ रहा है कि जो भारत का देश मित्र राष्ट्र उनके विरुद्ध अगर कोई जो क्या करता है, कोई भी एशियाई शक्ति जो भारत की मित्र राष्ट्र है उनके अगर प्रति कोई जो है युद्ध करता है कोई व्यक्ति, तो जुर्माने सहित या रहित या 7 वर्ष तक के कारावास से, आजीवन या 7 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा 126 केवल सेक्शन याद रखना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 126 कहता है भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ये लूटपाट कर रहा है इसमें, और विदेश में मतलब जो भी भारतीय के साथ अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध है, शांतिपूर्ण संबंध है जिस देश की, अब स्वाभाविक सी बात है अगर आप दूसरे देश में लूटपाट करोगे, अगर वो इंडियन है या भारत की कोई संस्था है, कोई भी संगठन है, तो स्वाभाविक सी बात है दो राष्ट्रों के बीच के जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं।
इसीलिए उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये कह रहा है अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है या संगठन करता है भारत की तरफ से तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से और लूटपाट में अर्जित या प्रयुक्त संपत्ति की जब्ती भी होगी इसमें। ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास है इसमें ऐसे व्यक्ति को जो भारत अन्य देशों में जो लूटपाट करता है, और जुर्माना भी लगेगा उस पे, और जब्ती भी होगी, जो संपत्ति उसने लूटी है ना वो भी जब्त होगी इसमें, उसका भी प्रोविजन किया गया है कि लूटपाट में जितनी भी संपत्ति वगैरह जो भी चीजें जब्ती की इनने वसूल करी है या लूटपाट की है वो सब जब्त हो जाएगी। ठीक है, जब्ती के अधीन होगा। 127 क्या कहता है, धारा 125 126 में युद्ध लूटपाट की संपत्ति प्राप्त करना, युद्ध में और लूटपाट की संपत्ति प्राप्त करने के बारे में कह रहा है। संपत्ति ये ऐसा है कि भाई युद्ध हुआ था, युद्ध में लूटपाट होती है, लूटपाट मची, उसके बाद ये संपत्ति पता है कि युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति थी, किसी पड़ोसी देश से लाई गई, उससे लूटी गई संपत्ति, और आप उसको ले लेते हो कि भैया रख लो क्या पढ़ाई है। तो ऐसे में जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और साथ में संपत्ति की जब्ती भी होगी, इसमें भी जब्ती होगी। ठीक है, तो ऐसे में जो कितना होगा 7 ही वर्ष है स्पेशल में, इसमें जरूर आजीवन कारावास और 7 वर्ष है, बाकी में 7-7 वर्ष है। साथ में जो जब्ती हुई है संपत्ति की वो भी जब्त कर ली जाएगी, जो आपने लूटपाट में ली है या लूटपाट के बाद आपने प्राप्त कर ली है, ये जानते हुए कि वो लूटपाट और युद्ध में जो है प्राप्त की गई संपत्ति थी, तो इस वो संपत्ति भी वापस जब्त कर ली जाएगी। अब 128 से लेके जो है 130 तक जो आता है आपका 128, देखो 100 सेक्शन 128, 129 और 130, ये कौन है लोग, ये भाई राज कैदी हैं या युद्ध कैदी, राज कैदी या युद्ध कैदी। अब आप कहोगे भाई युद्ध कैदी तो आप जानते हैं भाई, जो युद्ध के समय जो सैनिक वगैरह जो बंदी बनाए जाते हैं वो युद्ध कैदी होते हैं। राज कैदी ये बड़े बड़े पद के लोग होते हैं, जो किसी देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो उनको बड़ी हस्ती है, उनको जब कभी युद्ध चढ़ते हैं तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। मान लो किसी देश से हमारा युद्ध हुआ, वहां का किसी बड़े पद वाले को पकड़ लिया तो वो राज कैदी कहलाता है, तो इनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इनको जेल में तो डाला जाता है लेकिन पूरे सम्मान के साथ इनका वो सब रहता है। तो ये राज कैदी युद्ध कैदी, ठीक है, जो युद्ध में बंदी बना गए हैं, और जो राज कैदी हैं किसी देश के, किसी देश का कोई गवर्नर है, मान लो किसी देश का कोई बड़ा नेता है उसको बना लिया तो वो राज कैदी हो जाएगा। ठीक, तो लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को वैध अभिरक्षा से निकल भागना, ये लोक सेवक द्वारा गया है स्वेच्छा भागना, भगाना कह लीजिए, सीधा लिख लीजिए भगाना। कौन भगा रहा है, लोक सेवक ही भगाएगा जो जिसकी कस्टडी में ये थे। अगर लोक सेवक ऐसा भगाता है, ये जानबूझकर भगा रहा है, लोक सेवक कैसा भगा रहा है, जानबूझकर। यहाँ लोक सेवकों की 2 धाराएं हैं, ये यहाँ जानबूझकर भगा रहा है लोक सेवक। तो ऐसे में अगर जानबूझकर लोक सेवक किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को भगाता है तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितने से, आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से जो है उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। कब, जब लोक सेवक किसी जो राज कैदी या युद्ध कैदी है उसको जानबूझकर भगाता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर भगाता है। ठीक, 129 कह रहा है उपेक्षा करता है, यहाँ जानबूझकर तो नहीं भगा रहा लेकिन भैया उपेक्षा करता, जो ड्यूटी थी ढंग से पालन नहीं करता, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उसकी जो ड्यूटी थी कि भाई राज कैदी युद्ध कैदी आपकी निगरानी में ये भाग ना पाए, अब ये अपनी ढंग से ड्यूटी नहीं करता, सो रहे थे भाई वो भाग गए, यानी कि ड्यूटी ठीक से नहीं की इसमें, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें थोड़ी कम सजा होगी। यहाँ ड्यूटी तो ठीक से नहीं करी है उसने, कोई भगाना का जानबूझकर तो नहीं भगाया, तो यहाँ जो उसकी सजा हो जाएगी 3 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष तक का कैसा कारावास, सादा, और जुर्माना। ठीक है, से उसको दंडित किया जाएगा, इसको लोक सेवक को, लोक सेवक को 3 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। 130 और देख लीजिए, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, छुड़ाना या संशय देना, ये सहायता, अब सहायता किसी भी प्रकार की हो सकती है, सीधा सीधा लिखा है आपने, जे आप जो युद्ध कैदी है या राज कैदी है जो भाग के निकला है उसको आप सहायता देते हैं, उसको छुड़ाने में सहायता देते हैं, उसके रहने के लिए सहायता देते हैं, उसको यहाँ से देश से निकलने में भागने में मदद करते हैं, तो इन सब का दंड है 130 में। तो इसमें भी सेम वही दंड है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, यही सेम दंड यहाँ भी है। ठीक है, यही सेम दंड यहाँ है। तो ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके का अपराध करता है तो उसको
जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है। बाकी इस तर्जुमे जो है एक, हाँ ये तो आपका हो गया पूरा चैप्टर। अब एक जो है राजद्रोह की जो है संवैधानिकता का परीक्षण की बात आई थी 124 एक, एक थोड़ा सा इसको मिटा लें, एक एक चीज रहेगी बस, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, बस बाकी खत्म है ये चैप्टर। ठीक, राजद्रोह के बारे में एक चीज और देख लीजिए उसकी संवैधानिकता की बात आई थी राजद्रोह की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस पे भी विवाद होते रहते हैं, इस पे भी है ना, जो आपके ये ये दो एक तो 5 वाला चैप्टर और एक ये थोड़ा सा विवादित, खासकर राजद्रोह ज्यादा विवादित है। ठीक है, राजद्रोह ज्यादा विवादित है क्योंकि इसका सरकार भी दुरुपयोग करती, सभी जानते हैं। राजद्रोह थोड़ा ज्यादा विवादित है, ठीक है, उन सब में। तो इसकी राजद्रोह की संवैधानिकता का परीक्षण की बात थी, संवैधानिकता का जो है परीक्षण, संविधान के लागू होने के जो बाद जो है इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया था सबसे पहले, कि भी संवैधानिकता पर संविधान के लागू होने के बाद, क्योंकि ये संविधान के लागू मतलब ये पहले से ही था, संविधान के लागू होने के बाद, क्योंकि भाई ये पहले से था। और आप अपन पढ़ा ही चुका है कि भाई अगर संविधान लागू होता है, कोई पूर्व की विधि है, तो फिर भाई अगर वो संविधान के अनुकूल होना चाहिए तभी लागू होती, तो उस पे फिर इस पे जो है विवाद उठा होता। जब इसमें क्या विवाद उठा था कि अनुच्छेद 19(1) का, यानी जो आपका बोलने की जो स्वतंत्रता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रमेश थापर बना मद्रास राज, किसमें, रमेश थापर, रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज। ठीक, रमेश थापर बना मद्रास राज 1950। एक केस और था इसके साथ ही, दोनों एक ही साथ, क्योंकि फैक्ट दोनों में एक ही थे। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली प्रशासन, ब्रजभूषण वर्सेस दिल्ली प्रशासन, दोनों में एक ही फैक्ट, ये भी 1950। कभी कभी होता है ना एक से फैक्ट होते हैं, तो वही है 1965। इसमें जो है 124 की संवैधानिकता का परीक्षण किया इन दोनों मामलों में। क्या किया गया, संवैधानिक परीक्षण किया गया। परीक्षण कौन ने किया, स्वाभाविक सी बात है सुप्रीम कोर्ट करेगा हमारे देश का, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और संवैधानिक परीक्षण किया, क्या परीक्षण किया कि इस धारा की संवैधानिकता परीक्षण केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज 1962 के मामले में भी किया गया और उसे संवैधानिक घोषित किया। एक और बात था, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, 3 बार है, केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य। ये था आपका महाब्द था ये 1962 का, 1962, ये 1900, ये 3 बार हैं, ये आपको याद रखना, 124 से संबंधित थे। इसमें इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, किसकी संवैधानिकता को, 124(a) की जो है संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, 124(a) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों तीनों वादों में क्या किया, उसका निराकरण किया। एक पहले तो कर ही चुका था, रमेश थापर मद्रास राज और ब्रजभूषण बनाम दिल्ली प्रशासन, दोनों के बाद 1950 के ही है, इनमें भी इसको संवैधानिक घोषित कर चुका था। और केदारनाथ बनाम बिहार राज्य का जो मामला है 1962 में भी इसे क्या किया गया, संवैधानिक घोषित किया गया, माना कि नहीं भाई जरूरत है अभी इसकी, संवैधानिक घोषित किया। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कोई कहा था कि भाई जो आपकी बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करता, भैया किसी को भी डालो, तो किसी को भी डालोगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से इसमें जजमेंट किया, देखा कि भाई ऐसा तो नहीं है, इसमें तो वो स्पष्टीकरण वैसे भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये कानून अभी देश में जरूरी है और ये संवैधान के अनुकूल है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता किसी भी प्रकार से। तो ये 3 केस आपको याद रखना है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली प्रशासन और केदारनाथ बनाम बिहार राज 1962 का जो मामला है, ये आपको जो है क्या धारा 124 से वो क्या करता है, संवैधानिक घोषित करता है। इसके अलावा केदारनाथ वाला जो मामला था उसमें क्या कहा गया, केदारनाथ वाले मामले में ये कहा गया कि केवल आलोचना या सरकार के प्रतिकूल टिप्पणी करना राजद्रोह नहीं है।
केदारनाथ वाले मामले में कहा गया कि सरकार की केवल आलोचना करना और सरकार के विरुद्ध टिप्पणी करना कोई राजद्रोह का अपराध घटित नहीं करता। ठीक है, सरकार का जो है साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि बस खैर इतना ही ध्यान दीजिए। इसमें एक चीज और कहा गया कि अगर किसी की कही गई बात को, कोई ने बात कही है और आप अगर उस बात को आगे बढ़ा देते हैं तो वो भी राजद्रोह। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई ऐसी बात है जो राजद्रोह की परिभाषा में आती है, इसीलिए कहते हैं कि आप जो फेसबुक और जो भी अपने वो चलाते हैं ना जो अकाउंट, तो अगर कोई व्यक्ति गलत बात कर रहा है, 1962 लिखना भूल गया मैं, 1900, अगर कोई व्यक्ति गलत शब्द कह रहा है या आपको लगता है कि ये राजद्रोह की श्रेणी में आती, तो उस मैसेज को फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि ये इसमें ये भी कहा गया कि अगर आप किसी की ऐसी बात जो राजद्रोहात्मक है और आपको लगती है और आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो भी राजद्रोह की परिभाषा में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वही कर दिया, बोला कि हमारा नहीं था, हमने तो केवल फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड करा तो भी आप राजद्रोह की परिभाषा में आ जाएंगे। इसीलिए कभी भी विवादित जो बयान होते हैं, विवादित जो मैसेज होते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना है, ना लाइक ना फॉलो ना फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो फिर बाकी तो कॉमन चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, बाकी कुछ नहीं, बाकी फिर अपन अगला चैप्टर जो है कल ही देखेंगे, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। और जो अगला चैप्टर है अध्याय 7, ये भी कोई खास नहीं है, कल देखेंगे। ठीक है, ये खैर नहीं, आगे देखेंगे। ठीक, लोक प्रशांति देखेंगे, ये थोड़ा सा नहीं देखेंगे। ठीक, बाकी का जो देखेंगे वो कल। आज के लिए बस इतना ही।